यहाँ पे आपको 4 का आपको ये ऐसे है जिसका पार्ट 11 होगा। पार्ट 11 में यहाँ पर आपको 2015 का जो PYQ है उसको हम यहाँ देखते हैं। पहला यहाँ पे ऐसे है, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। देखिए वैश्विक स्तर पर, यहाँ पर देखिए वैश्विक स्तर पर इसमें जो आपको कहा गया कि एक मिनट, देखिए वैश्विक स्तर पर तीव्र विकास की दौड़ चल रही पड़ी है। ऐसे में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना इस दौर में विजयी होना असंभव है। इतिहास हमारे सामने कई उदाहरण प्रस्तुत करता है जिनमें संतुलन के बिना तीव्र विकास की संकल्पना ध्वस्त होती पाई गई है। हम याद करें चीन की ग्रेट लीप ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी को, जिसके तहत माओ जियांग 1958 से 1961 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से परिवर्तित करने हेतु तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया। पर संतुलन के अभाव ने चीन को ग्रेट चीनी आकार की ओर धकेल दिया। इसी तरह 1997 में एशियन टाइगर, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया के विविध आर्थिक संकट के कारण आर्थिक नीति में संतुलन न बना पाना था। हाल के अमेरिकी एवं ग्रीस संकट के पीछे भी तीव्रता के साथ संतुलन न बना पाना ही जिम्मेदार कारक रहा। अभी कितने ही दिन हुए जब 3 साल के सियन बच्चे एलन कुर्दी का शब्द आपको बोधरूम के निकट भूमध्य सागर के तट पर मिला। और 2 दशक पूर्व चले तो सूडान के उस बच्चे जिसकी मौत के इंतजार में गिद्ध नजर गड़ाए हुए थे। एवं इस घटना की तस्वीर उतारने वाले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त फोटोग्राफर केविन कार्टर ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की होगी, इससे हम अभी देखिए यहाँ पर इससे हम सभी वाकिफ है। दरअसल पूरे विश्व में तीव्र विकास की ओर चल पड़ी, पर संतुलन के नितांत अभाव ने पूरे विश्व को 2 भागों में बांटने का काम किया है। देखिए अमेरिका एवं सोवियत रूस में अपने तीव्र विकास की प्रतिस्पर्धा में शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी एशिया, अफ्रीका आदि की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप किया। एवं आज के पश्चिमी हस्तक्षेपों का असर इन क्षेत्रों में हलचल के तौर पर दिख रहा है। देखिए दरअसल फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति राष्ट्र या संगठन की दौड़ में वास्तविक रूप से विजयी होता है। राष्ट्रीय संगठन की देखिए दरअसल फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति राष्ट्र या संगठन ही दौड़ में वास्तविक रूप से विजयी होता है। सोवियत रूस में देखिए तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त पेरेस्त्रोइका एवं उसको रैनी के माध्यम से अचानक तीव्र परिवर्तन लाने की कोशिश की, पर संतुलन नहीं बना पाने से सोवियत संघ का विघटन हो गया। बात दक्षिण एशिया की करें तो हाल ही में नेपाल में विभिन्न पहाड़ी एवं वामपंथी नेताओं ने जल्दबाजी करते हुए नेपाल में आपदा पश्चात पृष्ठभूमि में बिना मधेश आकांक्षा को ध्यान में रख के संविधान को लागू कर दिया। परिणाम हमारे सामने। इसी तरह श्रीलंका, पाकिस्तान आदि मिल जाते संघर्षों के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी खास समुदाय को उपेक्षा करना केंद्र में रहा है। वास्तव में नहीं वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र विकास एवं संतुलन के अभाव देखिए वास्तव में नई वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र विकास एवं संतुलन के अभाव ने आर्थिक संकट, आतंकवाद में वृद्धि, निर्जातीय संघर्षों में वृद्धि, पर्यावरणीय आपदाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात भारत की करें तो ऐतिहासिक कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे जिम्मेदार कारक यह रहा है कि हड़प्पावासी अंधाधुंध विकास की ओर में संतुलन बनाने पर ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप इतनी महान सभ्यता का पतन हो गया। इसी तरह भारत में जिन विभिन्न शासकों ने अपनी नीतियों के तीव्र विकास के साथ संतुलन बनाया, उन्हें आज तक उच्च कोटि की श्रेणी में याद किया जाता है, क्योंकि उनकी विकासात्मक नीतियों में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को भी ध्यान में रखा गया था। यथा सम्राट अशोक, अकबर, जैनुअर आबिदीन आदि। फिर यहाँ कहते हैं महात्मा गांधी द्वारा आपको जन आंदोलन की तीव्रता के साथ साथ बीच में रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से संतुलन स्थापित का एक व्यापक अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने के पीछे इसी तरह के वैचारिक काम कर रही थी। स्वतंत्रता पश्चात नेहरू की नीतियों औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि के विकास पर बल देना भी उसी संतुलन का परिचायक था। बात वर्तमान भारत की करें तो वर्तमान भारत में जिस तरह से भारत एवं इंडिया के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, उसी संदर्भ में फुर्तीला के साथ संतुलन का होना आवश्यक होता दिख रहा है। विकास के होड़ में संतुलन स्थापित नहीं होने से नक्सलवाद, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है। अब कितने दिन हुए जब चेन्नई बाढ़ से ग्रस्त था। इसी तरह जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर उत्तराखंड आदि से
देखिए आप आदि की आपदाओं में मानवीय हस्तक्षेप की स्पष्ट भूमिका सामने आई है। देखिए जिसमें इन राज्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने के और विभिन्न पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की गई। फुर्तिला पर संतुलित विकास के बिना इस तरह की आपदाएं स्वाभाविक हाल का दिल्ली में व्याप्त भयावह वायु प्रदूषण भी उसी पर संतुलन के अभाव का परिचायक है, जिसमें सरकार ने तीव्र विकास में संतुलन की अपेक्षा की। आज तीव्र परिवर्तनों के दौर में गवर्नेंस, प्रशासन, राजनीति आदि का स्तर पर संतुलन बनाए बिना विकास के दौर में विजयी होने की संकल्पना मुश्किल है। जब तक वंचित तबके को विकास के दौर में शामिल नहीं करेंगे तब तक यह दौर हम नहीं जीत सकते। वर्तमान भारत में एक तरफ जहाँ मैकडोनाल्ड की श्रृंखलाएं खुलती जा रही है, वहीं विदर्भ में किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ बेंगलुरु एवं मुंबई जैसे शहर अपनी चमक को और बढ़ा रहे हैं, वहीं कालाहांडी भुखमरी की स्थिति और भयावह होती दिख रही है। एक तरफ जहाँ केरल जैसे राजस्व पर साक्षरता छू है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की साक्षरता दर काफ़ी निम्न है। देखिए इन सभी परिस्थितियों के आलोक में सरकार के फुर्तीले विकास के दौर में संतुलन बनाने हेतु विभिन्न ठोस रणनीतियों को अपनाया है। देखिए इन सभी समस्याओं के आलोक में सरकार ने फुर्तीले विकास के दौर में संतुलन बनाने हेतु विभिन्न ठोस रणनीतियों को अपनाया है। वंचित तबका इस दौर में पीछे न छूट जाए, इस हेतु विभिन्न सरकारी उपाय यथा आरक्षण जैसे प्रावधान, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज की संकल्पना पर देखिए रूबरन यहाँ पर आपको है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर रूबरन आपको देखिए क्या ये जो आपको रूबरन देखिए रूबरन मिश्र महिलाएं और अल्पसंख्यकों को कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, किसानों के लिए भूमि सुधार, किसानों के आपको भूमि सुधार बीमा, डिजिटल क्रांति से किसानों का भी ध्यान रखना, न्यूनतम देखिए आप क्या एक मिनट या न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि आदि को प्रयास, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में अंत्योदय योजना, जीवन बीमा एवं पेंशन संबंधी स्कीम आदि। इसी संतुलन परिचायक जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आदि के प्रयासों से फुर्तीले विकास के दौर में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। फुर्तीले विकास के साथ संतुलन बनाने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर कई महान शख्स आज भी कार्यरत है। देखिए जादव पियंग जैसे पर्यावरण जागरूकता के प्रणेता, जिन पर द मोलाई फॉरेस्ट जैसे मूवी बनी है और जो पद्मश्री के साथ साथ कई बड़े विश्वविद्यालय और संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं, के प्रयासों ने फुर्तीले विकास के साथ संतुलन बनाए रखने का अप्रतिम प्रयास किया है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह, कैलाश सत्यार्थी, प्रसिद्ध पत्रकार एवं समाज में पी साइना जैसे, जिन्हें अमर सेन आकार एवं भुखमरी पर दुनिया का महान विशेषज्ञ बताया, आदि प्रयासों ने फुर्तीले विकास के दौर में संतुलन बनाने हेतु ठोस प्रयास किए हैं। इस प्रकार बिना संतुलित उपागम के विकास दौर में विजयी होना एक दुस्साध्य लक्ष्य है। जब तक कोई भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या संगठन फुर्तीले विकास की प्रक्रिया में संतुलन नहीं बना पाएगा, तब तक वह इस दौर में विजयी नहीं हो सकता। किंतु राष्ट्र, व्यक्ति या संगठन के द्वारा फुर्तीले दौर में संतुलन हेतु यह आवश्यक है कि समाज की मुख्य धारा से वंचित तबकों का भी विकास के दौर में पूरा ख्याल रखा जाए। इसी तरह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने विकास को केंद्र में रखकर अन्य राष्ट्रों के उपेक्षा एवं शोषण पर नियंत्रण में कोई व्यक्ति राष्ट्र को शोषण, एक मिनट फिर से देखिए यहाँ जो कहा गया एक बार देखिए, इसी तरह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने विकास को केंद्र में रखकर अन्य राष्ट्रों की उपेक्षा एवं शोषण पर नियंत्रण से ही कोई व्यक्ति, राष्ट्र, संगठन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकास के दौर में विजयी हो सकती है। किसी ने सही कहा है, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, जो घर बनाओगे जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए जो खास बात है, देखिए दूसरा यहाँ पर किसी संस्था का चित्र निर्माण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। किसी संस्था का चित्र निर्माण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। इसमें जो आपको है उसको देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि अग्रे नियति इति नेता, देखिए अग्रे नियति इति नेता मतलब ये होगा, अर्थात नेता वही है जिसमें लोगों को आगे लेकर चलने की क्षमता है। अर्थात नेता वही जिसमें लोगों को आगे ले चलने की क्षमता है। अग्रे नियति इति नेता, अर्थात नेता वही है जिसमें लोगों को आगे ले चलने की क्षमता है। उपयुक्त कथन नेतृत्व क्षमता, देखिए आप जो कहा उपयुक्त कथन नेतृत्व क्षमता की बहुत ही बेहतर तरीके से व्याख्या करता है। महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने कांग्रेस जैसी संस्था को जन जन के बीच पहुंचा दिया।
दिया तथा इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। स्मरण है कि यह वही कांग्रेस थी जिसे आम जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था और यह केवल अभिजात वर्ग तक सीमित थी। यह गांधी जी का व्यक्तित्व और नैतिक क्षमता का ही प्रभाव था जिसके पर उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के स्वरूप को परिवर्तित किया बल्कि उसके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग भी प्रशस्त किया। गांधी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कथनी और करनी में एकरूपता का होना और लोगों की भावनाओं की बेहतर समझ का होना था। उनके बारे में कहा जाता था कि चल पड़े जिधर दो डग मग में देखिए, चल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े कोटि पग उसी और अर्थात जिस भी रास्ते पर महात्मा गांधी जी 2 कदम रख देते उसी रास्ते पर करोड़ों लोग चल पड़ते। जिस भी रास्ते पर गांधी जी 2 कदम रख देते थे उसी रास्ते पर करोड़ों लोग चल पड़ते थे। किसी संस्था का चित्रण देखिए, किसी संस्था का चित्रण उसके नेतृत्व द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है, यह हमने उपयुक्त उदाहरण में भली भांति देखा। दरअसल एक संस्था के भीतर कई प्रकार के लोग शामिल होते हैं। इन लोगों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है, किंतु इन भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों को एक सामूहिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने तथा वांछित परिणाम की प्राप्ति में संस्था के नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। यदि संस्था का नेतृत्व प्रभावशाली व्यक्तित्व के हाथों में है तो उस संस्था की बुलंदियों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नेतृत्वकर्ता में जो गुण सर्वाधिक जरूरी है वो है भावनात्मक प्रज्ञा, इमोशनल इंटेलिजेंस को EI हम बोलते हैं। नेतृत्वकर्ता में जो गुण सर्वाधिक जरूरी है वो है भावनात्मक प्रज्ञा, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक प्रज्ञा के द्वारा न सिर्फ दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है बल्कि अपनी भावनाओं को भी बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सकता है। अपने इस गुण के कारण नेतृत्वकर्ता संस्था के प्रत्येक सदस्य में सामंजस्य बनाए रखने और सभी एक सामूहिक लक्ष्य की ओर अग्रसित करने में सफल होता है। दुनिया के प्रत्येक महान नेता की सफलता में इस भावनात्मक प्रज्ञा के गुण की अहम भूमिका रही है। देखिए, नेतृत्व में दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण होता है होना चाहिए वो है अनुशासन एवं परिश्रम का। किसी संस्था की प्रगति के अनुशासन एवं परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुशासन के संबंध में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का उदाहरण बहुत प्रासंगिक होगा। स्टीव जॉब्स अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों को कर्मचारी नहीं मानते बल्कि उन्हें अपना सहयोगी मानते थे। किंतु काम के दौरान वे अनुशासन के पक्के तथा जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगियों से अधिक परिश्रम करके दिखाते थे। वे अपने सहयोगियों से अक्सर कहते थे कि यदि अपने काम का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है तो यह मानकर काम करना होगा कि आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन है। आज एप्पल कहाँ है यह बताने की जरूरत नहीं है। जिससे कि सफलता में परिश्रम की भूमिका देखनी है तो थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन को देखें। एडिसन अमेरिका वासियों से वादा किया कि वे जल्द ही विद्युत बल्ब का आविष्कार करेंगे और सारी दुनिया से अंधकार मिटा देंगे। एडिसन को 1000 प्रयोग के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो उनकी महिला मित्र ने इस कार्य को छोड़ देने की सलाह दी। इस सलाह पर एडिसन उत्तर दिया, यह आप क्या कर रही है, मैं सफलता के काफी नजदीक हूँ क्योंकि मैंने उन 1000 रास्तों का पता लगा लिया है जहाँ सफलता नहीं मिली है। अंततः तकरीबन 1200 प्रयोगों के पश्चात एडिसन को सफलता मिल गई। देखिए आगे थॉमस अल्वा एडिसन ने वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर नेतृत्व प्रदान किया था, विश्व को महत्वपूर्ण आविष्कारों की सौगात दी। लेकिन नेतृत्वकर्ता में सच्चाई का गुण होना जरूरी है क्योंकि तभी किसी संस्था के भीतर विश्वसनीयता को स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार समाज में किसी संस्था की विश्वसनीयता भी इसी सच्चाई के गुण से निर्धारित होती है। इसी प्रकार समाज में किसी संस्था की विश्वसनीयता भी इसी सच्चाई के गुण से निर्धारित होती है। अब आगे यहाँ पर देखिए, कहा गया देखिए, इसी प्रकार किसी संस्था के समस्त सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा संस्था के द्वारा निर्धारित सामूहिक लक्ष्य की और सभी को प्रेरित करने के नेतृत्वकर्ता में समानता की भावना होना बहुत जरूरी है ताकि सभी सदस्यों के साथ बिना किसी पक्षपात के समानता व्यवहार किया जा सके। समानता के नेतृत्व में जॉर्ज मैसन का कथन बड़ा प्रासंगिक है। इस दुनिया में देखिए यहाँ पर इस दुनिया में सभी समान रूप से आते हैं। इस दुनिया में सभी समान रूप से आते हैं और समान रूप से ही वापस लौटते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इस दुनिया में सभी समान रूप से आते हैं और समान रूप से ही वापस लौटते हैं क्योंकि मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नेतृत्वकर्ता में साहस एवं परेशानियों के समक्ष न झुकने का गुण अनिवार्य होता है कि देश भी एक प्रकार की संस्था है। देश भी एक प्रकार की आपको संस्था है। देश की सुरक्षा के संबंध प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साहस की अद्भुत मिसाल पेश की। 1965 की जब पाकिस्तान
जब देखिए आपको क्या कि जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कहा कि भारत को पराजित कर हम आज का डिनर दिल्ली में करेंगे। इस पर शास्त्री ने बोला, इस पर शास्त्री जी बोले, पाकिस्तानी हुक्मरान कहते हैं कि आज का डिनर दिल्ली में करेंगे। हमने सोचा कि हम खुद ही लाहौर पहुँचकर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। हमने सोचा कि हम खुद ही लाहौर पहुँचकर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। शास्त्री जी ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देता दूसरा मोर्चा खोलकर भारतीय सेना को आदेश दिया कि लाहौर को कब्जे में ले लिया जाए। देखिए साहस के साथ साथ परेशानियों के समक्ष न झुकने का गुण भी नेतृत्वकर्ता की जरूरी होता है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद को उदाहरण बड़ा प्रासंगिक होगा। स्वामी विवेकानंद एक बार बनारस गए, जहाँ एक गली में गुजरते समय बंदरों के झुंड ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे डर कर भागने लगे, किंतु इसी समय एक महिला ने आवाज दी कि बंदरों का सामना करो। स्वामी विवेकानंद पलटे और अपनी लाठी उठाकर बंदरों की ओर तेजी से बढ़े। ऐसा करते ही सारे बंदर भाग खड़े। इस उदाहरण के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि मानव जीवन में प्रतिदिन कई प्रकार की समस्या बंदरों की तरह आते हैं, किंतु यदि उनका साहसपूर्ण सामना किया जाए तो कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती। उनका कहना था परेशानियों का हल उनसे भागने में नहीं बल्कि साहसपूर्वक उनका सामना करने से निकलता है। देखिए नेतृत्वकर्ता को भी उपलब्धियों का श्रेय अकेले नहीं लेना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को भी उपलब्धियों से अकेले नहीं लेना चाहिए। यदि नेतृत्वकर्ता में यह गुण है तो संस्था को शिखर पर पहुंचाने में से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के तौर पर जब SLV की प्रथम उड़ान असफल रही तो इसरो के तत्कालीन चेयरमैन सतीश धवन ने असफलता की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, किंतु जब अगले ही प्रयास में SLV की उड़ान सफल रही तो उन्होंने सफलता का पूरा श्रेय अपनी टीम को दिया। किसी संस्था के निरंतर उपलब्धियों को प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके नेतृत्व में ईमानदारी के साथ साथ नवोन्मेष का गुण होना जरूरी है। ईमानदारी के संबंध में सर एम विश्वेश्वरैया का उदाहरण प्रासंगिक है। सर एम विश्वेश्वरैया जब मैसूर राज के दीवान थे तो उस समय उन्होंने व्यक्तिगत ईमानदारी की मिसाल पेश की। वे कभी भी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं करते थे। एक दिन जब वे अपनी इस्तीफा देने के तो उन्होंने सरकारी वाहन का प्रयोग किया, क्योंकि उस समय तक वे पद पर थे, किंतु जब इस्तीफा देकर वापस लौटे तो उन्होंने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग किया। इसी प्रकार संस्था के विकास में नवोन्मेषी नेतृत्व की प्रभावी भूमिका होती है, क्योंकि तीव्र परिवर्तन इस पूंजीवादी युग में यदि कोई संस्था समय के हिसाब से स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाती तो वह बाजार की प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती है। देखिए यदि संस्था के नेतृत्व में नवोन्मेष के प्रति लगाव है तो संस्था बाजार की मांग के अनुरूप स्वयं को समय पर परिवर्तित कर लेती है। नवोन्मेषी व्यक्तित्व का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि संस्था जो प्रत्येक व्यक्ति को नवोन्मेष के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नवोन्मेष के संबंध में चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग का एक शानदार कथन है, परिवर्तन नवोन्मेष का वाहक है और नवोन्मेष उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। परिवर्तन नवोन्मेष का वाहक है और नवोन्मेष उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए यहाँ सिक्के के दूसरे पहलू पर विचार किया जाना जरूरी है, क्योंकि जब किसी संस्था के नेतृत्वकर्ता में सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, सशक्त चरित्र पर आदि गुणों का अभाव होता है तो वह संस्था निरंतर पतन के कगार की ओर खिसकती चली जाती है। हमारे समक्ष कई ऐसे उदाहरण है जो इस दूसरे पहलू को विस्तृत व्याख्या करते हैं जो इस दूसरे पहलू की विस्तृत व्याख्या करते हैं। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया जो इस दूसरे पहलू की विस्तृत व्याख्या करते। उदाहरण के तौर पर सत्यम टेक्नोलॉजी के कार्यकारी प्रमुख बी रामलिंगा राजू ने अपने देखिए यहाँ पर क्या उदाहरण के तौर पर सत्यम टेक्नोलॉजी कार्यकारी प्रमुख बी रामलिंगा राजू ने कंपनी के वास्तविक घाटे को छिपाकर लगातार लाभ की स्थिति प्रदर्शित की, किंतु जब वास्तविकता सामने आई तो सत्यम को विघटित होने से रोका नहीं जा सका। खराब नेतृत्व के चलते गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से समाप्त कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसी प्रकार उदाहरण हमें सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय के संबंध में देखने को मिलता है। देखिए ज्ञातव्य है कि सहारा इंडिया इन्हें अपनी दो अनुषंगी रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से लोगों से धन इकट्ठा किया, किंतु उन्हें समय पर प्रतिफल नहीं दिया। इस पर लोगों ने कंपनी पर केस किया, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा इंडिया से लोगों के पैसे वापस करने को कहा, किंतु सहारा इंडिया ऐसा करने में असफल है। इसी प्रकरण के चलते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सजा भी भुगतनी पड़ी।
फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि संस्था के स्वरूप को निर्धारित करने में उसके नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। यदि नेतृत्व में भावनात्मक प्रज्ञता, अनुशासन, परिश्रम, सच्चाई, साहस, परेशानियों का प्रसंग समक्ष ना झुकने, सशक्त चरित्र, देखिए सशक्त चरित्र बल, उपलब्धियों का श्रेय स्वयं न लेने, ईमानदारी तथा नमोन्मेष के गुण मौजूद हो तो संस्था को श्रेष्ठता के नए मुकाम तक पहुंचाने में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। इसी प्रकार यदि संस्था के नेतृत्व में उपयुक्त सकारात्मक गुणों का अभाव है तो संस्था को गलत में जाने से कोई रोक नहीं सकती। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए तीसरा देखिए मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है। तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए। उपरोक्त पंक्तियाँ शिक्षा को उस संदर्भ में प्रस्तुत करें जिसमें शिक्षा एक संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ती है। देखिए क्या उपरोक्त पंक्तियाँ शिक्षा को उस संदर्भ में प्रस्तुत कर रही है। उपरोक्त पंक्तियाँ शिक्षा को उस संदर्भ में प्रस्तुत कर रही है जिसमें शिक्षा एक संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ती है। शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक हमेशा से मानव सभ्यता के विकास का प्रमुख उपकरण रही है। अपने मूल स्वरूप में शिक्षा का तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन। शिक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जो हमें अपने अनुसार अच्छा जीवन जीने और ऐच्छिक परिवर्तन लाने को प्रेरित करता है। हम अच्छे जीवन और ऐच्छिक परिवर्तन को मूल्य दिशा निर्देशित करते हैं। यहाँ मूल्यों से तात्पर्य यह नहीं कि स्थापित और तथ्य चीजें ही मानक के रूप में बताई जाए बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य सार्वभौमिक धारणा एवं नैतिक मान्यताओं के आलोक में सोचने और कार्य करने के प्रेरित करना ही मूल्य का सही संदर्भ है। देखिए मूल का सही संदर्भ देखिए फिर लोकतंत्र प्रतिनिरपेक्षता तार्किकता इत्यादि ऐसे मूल्य हैं जो स्वतंत्र समाज का संचालन करने पर अपरिहार्य है। सबसे बढ़कर मूल्य सहयोग और सकारात्मक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए सबसे बढ़कर मूल्य सहयोग और सकारात्मक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं जो मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सार रूप में देखिए यहाँ पर क्या कि सार रूप में कहे तो मूल्य आधारित शिक्षा मनुष्य को न केवल क्षमतावान बनाती है बल्कि उसे निर्देशित भी करती है कि उसकी उस क्षमता का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। अब यदि शिक्षा से मूल्य को हटा दिया जाए तो यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इसके क्या परिणाम हो सकता है। मिशेल फुको के शब्दों में कहा है तो वर्तमान समय को सत्ता ज्ञान अर्थात शिक्षा के रथ पर सवार होकर आती है। अगर शिक्षा मूल रहित हो तो सत्ता का स्वरूप भी विकृत होगा। दरअसल अगर शिक्षा को एक साधन के रूप में लिया जाएगा तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आने स्वाभाविक हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुचित मनसा से वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करे तो वह निश्चित ही विनाशकारी परिणाम लाएगा। आतंकवाद का वर्तमान स्वरूप शिक्षा युक्त शैतान का जीवंत उदाहरण है। देखिए या यूँ कहा जाए कि इस मूल्य का अंतर किसी को या यूँ कहा जाए कि मूल्य का अंतर किसी को गांधी तो किसी को हिटलर बना सकता है। इस उदाहरण को देखें तो शिक्षा दोनों पर किंतु एक ने जहाँ इसका उपयोग विश्व में शांति के लिए किया किंतु एक ने इसका उपयोग जहाँ विश्व में शांति के लिए किया वहीं दूसरे ने विश्व में अशांति के लिए। देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया शिक्षा के स्वरूप में वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद काफ़ी परिवर्तन आया। आज शिक्षा को उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना मात्र है कि हालांकि मनुष्य यह नहीं चाहता कि शिक्षा और रोजगार को अलग अलग देखा जाना चाहिए बल्कि शिक्षा रोजगार से जुड़े किंतु मूल्यों से समझौता करके नहीं। मूल्य रहित व्यक्ति अपने पेशे में भ्रष्ट आचरण को प्रवृत्त करता है। आज डॉक्टर द्वारा मरीज का अंग चोरी कर लेना, शिक्षकों द्वारा बच्चों का किया जाना बच्चों का किया जाने वाला यौन उत्पीड़न तथा अन्य सभी प्रकार के भ्रष्ट आचरण इस बात का प्रमाण है कि ऐसे लोगों ने सिर्फ इसलिए शिक्षा प्राप्त की थी ताकि वे इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन सके। भारतीय संदर्भ में देखें तो मूल्य रहित शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति से उपजी हुई प्रतीत होती है। दरअसल उपनिवेश स्थापित करने का उद्देश्य ही होता है मातृ देश का हित साधना। इसके लिए आवश्यक है उपनिवेश के साधनों को लूटा। इस लूट तंत्र में भारतीयों को भी सहभागी बनाने के अंग्रेजों ने ऐसे व्यक्तियों की खोज करनी शुरू की जो उनके बातों का अनुपारण भर करे। अतः ऐसी शिक्षा में मूल का होना संभव ही नहीं था। अकबर इलाहाबादी के शब्दों में कहा जाए तो तालीम जो दी जाती है हमें वह क्या है फकत बाजारी। तालीम जो दी जाती है वो हमें क्या है फकत बाजारी। जो अक्ल सिखाई जाती है वह क्या है फकत सरकारी है।
देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा, तालीम जो दी जाती है हमें वह क्या है, फ़कत बाज़ारी है, जो अक्ल सिखाई जाती है वह क्या है, फ़कत सरकारी है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए, अर्थात औपनिवेशिक कारण सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा का उपयोग कर रही थी। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी इसमें आमूल परिवर्तन नहीं आ पाया। शिक्षा का सिर्फ औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं, बल्कि हम अपने आस-पास से जो सीखते हैं वह भी शिक्षा का एक माध्यम है। इसलिए मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है कि सामाजिक परिवेश उचित हो। फिर शिक्षक की भी देखिए, फिर शिक्षक की मूल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किंतु अपनी शिक्षा को लेकर हमारा देखिए किंतु अभी शिक्षा को लेकर हमारा जोर ऐसा नहीं है कि हम एक आदर्श रूप में इसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आर्थिक विषमता जैसी स्थिति भी मूल्य विचरण को प्रोत्साहित करती है। मूल विचरण को प्रोत्साहित करती है। देखिए सबसे बढ़कर शिक्षा प्रणाली में सामुदायिकता का अभाव है। सबसे बढ़कर देखिए यहाँ पर क्या कि सबसे बढ़कर शिक्षा प्रणाली में सामुदायिकता का अभाव है, जो सामाजिक अस्तित्व की राह में बाधक है। अन्य कारकों के साथ साथ आर्थिक उपार्जन की अपरिहार्यता भी मूल रहित शिक्षा का एक कारण है। महात्मा गांधी का मानना था कि वास्तविक सभ्यता तो ये है कि लोग जानते ही नहीं है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। हम शिक्षा का मूल्यांकन उसी रूप में करते हैं जैसे भूमि या फिर शेयर का करते हैं। हम पूरी शिक्षा प्रणाली को इस रूप में देखते हैं कि यह आर्थिक उपार्जन का एक माध्यम। अगर यही सोच हम बनी रही तो हम शिक्षा का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। महात्मा गांधी शिक्षा को एक ऐसे जीवन प्रक्रम के रूप में देखते थे जो सही सुनता, सह-अस्तित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास करती हो। दरअसल मूल्य एक निरंतर सीखी जाने वाली प्रक्रिया। मूल्य को विकसित करने में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परिवेश की भूमिका निभाता है। वर्तमान विश्व जो अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति जिसके पास सही नज़रिया ना हो और भी खतरनाक स्थिति को जन्म देती है। थियोडोर रूजवेल्ट का कहना है कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को शिक्षित कर देना, किंतु उसके अंदर नैतिक शिक्षा का समावेश न करना समाज के एक संकट को आमंत्रण देना है। कुछ विद्वान मूल्य रहित शिक्षा के संदर्भ में तर्क देते हैं कि ऐसी शिक्षा मानव नहीं बल्कि रोबोट पैदा करती है। वस्तुतः रोबोट मानव से अधिक कुशल हो सकता है, किंतु वह न्याय, ईमानदारी, दया जैसे मूल्यों से वंचित होता है। अतः परिस्थिति के अनुसार समायोजन की क्षमता विकसित करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल उस गुण का रूप है जो एक शिक्षित मानव और एक प्रशिक्षित मशीन के बीच अंतर पैदा करता है। कुछ विद्वान मूल रहित शिक्षा के संदर्भ में तर्क देते हैं कि ऐसी शिक्षा मानव नहीं बल्कि रोबोट पैदा करती है। वस्तुतः रोबोट मानव से अधिक कुशल हो सकता है, किंतु वह न्याय, ईमानदारी, दया जैसे मूल्यों से वंचित होता है। अतः परिस्थिति के अनुसार समायोजन की क्षमता विकसित करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्य उस गुण का स्वरूप है जो एक शिक्षित मानव और एक प्रशिक्षित मशीन के बीच अंतर पैदा करता है। फिर देखिए उपरोक्त पक्षों से देखिए यहाँ पर क्या है, उपरोक्त पक्षों से इतर अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान आर्थिक गतिविधि लाभ मातीकरण के सिद्धांत के आसपास टिकी हुई है। ऐसे में शिक्षा में भी इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि कैसे लाभ कमाने के नए रास्ते खोजे जाए। इस क्रम में अन्य मूल्य गौण हो जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा ही असमानता को और अधिक बढ़ावा देती है, क्योंकि शिक्षित चतुर व्यक्ति संसाधनों का अपने हित में ही प्रयोग करता है। फिर लिंग भेद से लेकर जाति भेद जैसी तमाम बुराइयां भी मूल्य रहित शिक्षा से प्रोत्साहन पाती है। फिर यह तथ्य आसानी से स्वीकारने योग्य है कि संसार में ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं और संभवतः रहेंगे भी जिनमें आवश्यक मूल्यों का अभाव होगा। ऐसे व्यक्ति यदि शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तथा शिक्षा का स्वरूप भी मूल्य रहित हो तो यह संसार के लिए निश्चित ही पीड़ादायी होगा। शिक्षा का तो उद्देश्य ही है मूल्यों का विकास करना। अतः अगर उपयोगी प्रतीत होती तो शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं किया गया तो वह केवल चतुर शैतान ही बनाएगी, जिसका एकमात्र ध्येय होगा अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। इस विद्रूपता को गालिब के शब्दों में कुछ यूँ कहा जाता है, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। देखिए बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना।
फिर आपको चौथा यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती, प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। देखिए लॉस एंजल्स वर्ष 2029 सभी लॉस एंजल्स वर्ष 2029 सभी स्टील्थ बम वर्षक विमानों में नए न्यू रोनर प्रोसेसर लगा दिए गए हैं, जहाँ देखिए लगा दिए गए हैं और वे पूर्णतः मानव रहित बन गए हैं। उनमें से एक स्काईनेट इसने स्काईनेट ने गुणात्मक दर से सीखना प्रारंभ कर दिया और वह 29 अगस्त देखिए यहाँ पर क्या कि 29 अगस्त पूर्वी अमेरिका समय सुबह 2:14 का आत्मचेतन हो गया। यह जेम्स कैमरून निर्देशित हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर 2 में जजमेंट डे में दर्शाया गया भविष्य है। दरअसल यह फिल्म तकनीकी विकास की ऐसी अवस्था दर्शाती है, विकास की ऐसी अवस्था दर्शाती है जिसमें मशीन आत्मजागृत होकर मनुष्यों की चुनौती बन गई है। भले ही अभी यह महज एक कल्पना जान पड़े, किंतु यह प्रश्न फिजाओं में घूमता रहता है कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित कर सकती है। नागासाकी जापान के एक होटल के रिसेप्शन काउंटर पर लोगों से फाटेदार अंग्रेजी में बातें करते रिसेप्शनिस्ट रोबोट उसकी आंखें हरकतें करती है, बाल चमकते हैं, बिल्कुल फिट यूनिफॉर्म में कुर्सी पर बैठी सुंदर चेहरे वाली रोबोट महिला मुस्कुराती हुई। इसी प्रकार शंघाई ड्रैगन टीवी चैनल चीन में सीओई नामक रोबोट रिपोर्टर ने मौसम समाचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में नया काम शुरू करने से मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिका की 10 वर्षीय पैटर्न वाल्टर कैंसर के चलते स्कूल नहीं जा पाती तो वो अपने रोबोट को भेज देती थी। इस तरह वह घर बैठे बैठे न केवल पढ़ाई कर लेती थी बल्कि दोस्तों से भी बात कर लेती थी। ये सारे उदाहरण इसी प्रश्न को पुष्ट करते नजर आते हैं कि क्या तकनीकी विकास मानव को महत्वहीन साबित करने को उतारू है। देखिए आप 1997 एक सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी और विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हराया। तो इस हार को इस तरह से पेश किया गया जैसे मनुष्य की चेतना से उच्च स्तर की चेतना विकसित हो गई, जबकि बाद में कास्परोव ने भी इसे हराया था। फिर भी कुछ दिन पहले तक फिल्म और विज्ञापन कथाओं में जो तरह तरह के तकनीकी यंत्र और मशीनें मानव दिखाए जाते थे, अब देखिए वे अब साकार होते दिखाई दे रहे हैं। तकनीकी के क्षेत्र में विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यही वजह है कि आज के रोबोट का इस्तेमाल संगठित उद्योगों में बढ़ता जा रहा है। ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग, नाभिकीय विज्ञान, समुद्र उत्खनन, हार्ट सर्जरी और कार असेंबलिंग, लैंड माइंस, बायोमेडिकल आदि क्षेत्रों में दुनिया भर में लगभग 10 लाख रोबोट काम कर रहे हैं। देखिए रोबोट बीमार नहीं होते, वे लंच ब्रेक और छुट्टी नहीं मांगते, बिना थके लगातार काम करते। साथ ही रोबोट के श्रम पर किया जाने वाला खर्च भी कम होता है और उत्पादकता बढ़ जाती है। इस मशीनी मानव कारखाना, होटलों, बैंकों से लेकर कामकाज के बहुत से क्षेत्रों में इंसान को रोजगार से वंचित कर देते हैं। अतः रोबोट तकनीक कृत्रिम बुद्धि युक्त अल्टीमेट कंप्यूटर, नैनो तकनीकी और संचार प्रौद्योगिकी आदि का मानवीय बल और बुद्धि की शताब्दियों से चली आ रही श्रेष्ठता के खत्म तक होने का कयास लगाया जा रहा है। तो क्या सच में प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित कर देगी यदि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। हाँ देखिए यहाँ पर क्या कि यदि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ढंग से सोचे तो मशीनों की वैधता सत्य प्रमाणित होती है, किंतु व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव रूप से परख करने पर यही सही प्रतीत नहीं होता है कि सभ्यता के विकास क्रम में मानव ने अपनी सहूलियत के लिए अनेक प्रौद्योगिकियाँ विकसित की। ये तकनीक और मशीन इंसान जिंदगी को आसान बनाने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई, लेकिन आज मनुष्य इन मशीनों पर इतना आश्रित हो गया कि इसके बिना मानव जीवन कल्पना भी संभव नहीं है। एक तरफ रोबोट और चांद और मंगल पर भेजे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कंपनियों में भी इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। मशीनों पर बढ़ती आत्मनिर्भरता मनुष्य को महामानव से लघु मानव में बदल रही है। देखिए चांद है जेरे कदम सूरज खिलौना हो गया। हाँ, मगर इस दौर में किरदार बोना हो गया। देखिए फिर भी
फिर भी यहाँ यह बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि तकनीकी या प्रौद्योगिकी का विकास आज तक सहयोगी के रूप में भी हुआ, सहयोगियों के रूप में भी हुआ है, ना कि सहयोगी के रूप में ही हुआ है, ना कि विरोधी के रूप में। और यह भी जानना आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी सिर्फ रोबोटिक्स, संचार, कंप्यूटर या नैनो विज्ञान में ही नहीं है, बल्कि हस्तकुठार, हैंड एक्स से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तक, चाहे पहिए का आविष्कार से लेकर स्क्रैमजेट हवाई जहाज़ तक एवं आगे की खोज से लेकर मंगलयान के सफर तक सारे प्रौद्योगिकी का अधीन ही है। अगर प्रौद्योगिकी मानव विरोधी होती तो पूरी मानव सभ्यता आग के आविष्कार में ही, देखिए आग के आविष्कार में ही जलकर भस्म हो चुकी होती है। अगर तकनीक विपरीत होती तो लोह और धातु प्रौद्योगिकी से बने हथियारों से ही लड़कर मनुष्य मनुष्य मिट चुका होता। जबकि आग देखिए जबकि आग ने यहाँ देखिए एक मिनट जबकि आग ने मनुष्यों को पके भोजन से लेकर जंगलों की सफाई तक में मदद की। तो लोहे ने बेहतर कृषि उपकरण और औजार दिए, जिससे नई भूमि पर खेती होनी शुरू हुई। इस प्रकार देखिए सरप्लस कृषि उत्पादन के कारण आपको जन से जनपद, जनपद से राज और राज से राज से साम्राज्य का विकास और राज से साम्राज्य का विकास हुआ है। एल्विन टॉफलन की सुदीपक पुस्तक थर्ड वेव में कहा गया कि मानव सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक जो विकास की दर रही उससे 10 गुना अधिक विकास दर पहली शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच रही, तथा 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी मध्य तक विकास की यह दर पिछली अवधि की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा रही। देखिए मानव सभ्यता के विकास की रफ्तार निसंदेह तकनीक और प्रौद्योगिकी कारण ही संभव हुई, लेकिन क्या औद्योगिक विकास का कृषि विस्थापित हो गया या फिर औद्योगिक कंप्यूटर, नैनो विज्ञान, उपग्रह तकनीक, प्रौद्योगिकी तथा सेवा क्षेत्र के आगमन से कल कारखाने बंद होने लगे। निश्चित रूप से नहीं, बल्कि इनका और ज़्यादा विकास ही हुआ तो तकनीक मानव शक्ति को विस्थापित क्यों और कैसे कर सकती है। इसलिए मानव का समस्त कार्य अपने आप में एक तकनीक का सूचक लगता है, और मनुष्य तथा तकनीक एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक प्रतीत होते हैं। अतः मानव श्रम को तकनीक से अलग करके देखना एक भ्रामक स्थिति होगी। यहाँ देखिए क्या कि जिस रोबोट प्रौद्योगिकी को इंसानी नौकरी छीनने वाला बताया जाता है, दरअसल उसका भी उपयोग अधिकतम उन कार्यों के लिए किया गया जो मनुष्यों के लिए कठिनतम थे, जैसे खदानों, समुद्र उत्खनन, हाई वोल्टेज वेल्डिंग, माल ढुलाई आदि। देखिए इन कार्यों से मानव श्रम का विस्थापन होता था, ना कि मनुष्यों का। जैसे फायर ब्रिगेड के तौर पर यदि रोबोट को नियुक्त किया जाता है तो इससे इंसानों की नौकरी जरूर छीनेगी, लेकिन जोखिम भरे काम जैसे मनुष्य की मौत भी हो जाती है, उससे उनको निजात मिलेगी। आज ड्रोन विमान को जासूसी हमले के इस्तेमाल किया जाता है, जो कंप्यूटर नियंत्रित होता है। अब यहाँ पे एक आगे देखिए वस्तुतः मानव का विस्थापन दोहरा अर्थ रखता है। यदि तकनीक द्वारा मनुष्य के श्रम का विस्थापन हो तो मानव जाति के उत्थान में सहायक हो सकता है, लेकिन यदि मशीनें मानव जाति को ही विस्थापित करने लग जाए तो यह स्थिति एक दुखद सोपन में को जन्म देती है। अभी जिस रोबोट प्रौद्योगिकी इंसानी नौकरी छीनने वाला बताया जा रहा है, दरअसल उसका उपयोग पहले अधिकतम उन कार्यों के लिए किया गया जो मनुष्यों के लिए कठिनतम थे, जैसे खदान और समुद्र उत्खनन एवं हाई वोल्टेज वेल्डिंग, माल ढुलाई आदि। देखिए इन कार्यों में से मानव श्रम का विस्थापन होता था, न कि मनुष्यों का। जैसे फायर ब्रिगेड के तौर पर यदि रोबोट को नियुक्त किया जाता है तो इससे इंसानों की नौकरी जरूर छीनेगी, लेकिन जोखिम भरे काम जिस मनुष्यों की मौत भी हो जाती है उससे उनकी निजात मिलेगी। आज ड्रोन विमानों को जासूसी हमले के इस्तेमाल किया जाता है, जो देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर नियंत्रित होता है, यानी बेहद खतरनाक और श्रमसाध्य कार्यों मानवों का इस्तेमाल मनुष्य की तकनीकी उपलब्धि मानी जा सकती है। यानी कि एक बार फिर देखिए, यानी बेहद खतरनाक और श्रमसाध्य कामों में मशीनी मानव का इस्तेमाल मनुष्य की तकनीकी उपलब्धियों मानी जा सकती है, ना कि मानव को विस्थापित करने वाली। साथ ही देखिए आज का जिस कृत्रिम बुद्धि से लैस कंप्यूटर वाले रोबोट का चलन बढ़ा है, जो कि होटल बैंक पब्लिक कंसर्न्स वाले कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, ये दरअसल मानव श्रम को ही विस्थापित करते हैं, ना कि मानवों को। और श्रम का विस्थापन इंसान को खारिज करना कदापि नहीं हो सकता।
देखिए, पहली बात यह है कि तकनीक द्वारा मानव श्रम का विस्थापन मानव विरोधी नहीं बल्कि हितैषी है। जिस समय देश दुनिया में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा था, तो विभिन्न मजदूर संगठनों, राजनीतिक दलों एवं मानवाधिकार कर्मियों ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों को कर्मचारियों को जॉब छीनने वाला बताते हुए उसका इस कदम का विरोध किया था। लेकिन कंप्यूटर विरोधी लोगों की सारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और आज कंप्यूटर जॉब छीनने वाला नहीं बल्कि नौकरियों का सृजन करता बना हुआ है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, देखिए आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो कंप्यूटर रहित हो। तो क्या कंप्यूटर ने लोगों को रोजगार के, बल्कि बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर तकनीक ने मानव शक्ति को बढ़ाया और बढ़ाया ही। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति काल के लोगों के पास जितने रोजगार के विकल्प थे, उस 100 गुना ज़्यादा रोजगार के विकल्प आज कंप्यूटर क्रांति के युग में उपलब्ध है। इससे प्रौद्योगिकी यदि मानव श्रम को विस्थापित भी करती है, तो अंततः वह मानव के साथ मानव के हाथ मजबूत ही करती है, न कि उसकी शक्ति को छीन करती है। अतः ज़रूरत है बस टेक्नो फ्रेंडली होने की, ना कि तकनीकी विकास से आशंकित होने की। यहाँ देखिए, जहाँ तक बात है प्रौद्योगिकी द्वारा मानव को विस्थापित करने की, तो ये अभी तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही आया है, ना कि वास्तविक जीवन में। देखिए, फिर भी इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। बिना विकसित मानवीय शक्ति की कोई भी तकनीक ना अभी और ना ही कभी ऐसी स्थिति में आ सकती है जो चेतन होकर मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने। चूंकि मशीन और मानव की प्रकृति में मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रचनात्मकता, चिंतन और संवेदना है। इस निष्कर्ष पर मनुष्य समस्त जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य की इस खासियत को धारण करना निर्जीव मशीनों के फिलहाल असंभव नहीं है। दरअसल मशीन एक निर्जीव प्रोग्राम्ड युक्ति होती है जो निर्देश पर चलती है, जबकि मानव आत्मनिर्देशित होता है। मशीन महसूस नहीं कर सकती, जबकि मनुष्य महसूस करता है। जज्बात के कारण मनुष्यों में दुख सुख, नाते, रिश्ते, दर्द, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, सामाजिकता, अपनापन आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि मशीनों में ऐसा कुछ नहीं होता। राशन की दुकान पर यदि लंबी लाइन लगी है और रोबोट द्वारा राशन वितरित हो रहा है, तो वह लाइन से आने वाले लोगों को राशन देगा, ना कि पंक्ति में पीछे खड़ी किसी बुजुर्ग महिला को, चाहे वह महिला धूप में गस खाकर गिर पड़े। क्योंकि रोबोट मशीन जज्बात नहीं है। देखिए, क्योंकि रोबोट मशीन में जज्बात नहीं होते, मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं, जबकि मशीन आदेश पाकर ही चलायमान होती है। देखिए, जैसे यदि किसी रोबोट को निर्देश दे कि वह बरामदे से बाहर नहीं जा सकता, तो भूकंप आ जाए या सामने कोई दुर्घटना हो जाए, रोबोट मदद के लिए वो बाहर नहीं आ सकता। अतः इस प्रकार की युक्ति फिलहाल मानव नियंत्रण में ही रहेगी, न कि मानवों को नियंत्रित कर सकती है या उनका नाश कर सकती है। हालांकि इस और लगातार शोध जारी है कि बहुत सारे अल्टीमेट देखिए क्या बहुत सारे अल्टीमेट कंप्यूटर से कितनी बुद्धिमत्ता AI के जरिए उसे मानवीय सभ्यता में परिपूर्ण करने की कोशिश हो रही है। इसी का परिणाम है कि रॉक्सी जैसे सेक्स पार्टनर रोबोट जो मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता को दिखाते हैं। फिर भी यदि ऐसा होने की संभावना बढ़ती है, तो इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी क्लोनिंग प्रौद्योगिकी की तरह विश्व समुदाय की और से पूर्ण रोक लगाई जा सकती है, ताकि मानव सुरक्षित रहे। देखिए, विक्टर हुगो को उपन्यास द हैंडबैग ऑफ नोत्रे डेम का एक पात्र देखिए, विक्टर हुगो को उपन्यास द हैंडबैग ऑफ विक्टर हुगो को उपन्यास द हैंडबैग ऑफ नोत्रे डेम का एक पात्र पांडुलिपि पर छपी हुई पुस्तक की तुलना करते हुए आशंका व्यक्त करता है कि छापे की मशीन के कारण लोग लिखना भूल जाएंगे और साक्षरता लुप्त हो जाएंगी, किंतु हुआ उसका उल्टा। यदि कहना समीचीन प्रतीत होता है कि तकनीक या प्रौद्योगिकी अपने आप में निर्जीव साधन है, यदि ये थी, यदि इसके उपयोगकर्ता अच्छे लोग हुए, तो यह मानव श्रम का विस्थापन करेगी, जिससे अंत में मानव सभ्यता का उत्थान ही होगा। परंतु यदि इनके इस्तेमाल करने वाले लोग विकृत मानसिकता के हुए, तब मानव श्रम नहीं बल्कि सच में मानव के विस्थापन का डर होगा। कोई प्रौद्योगिकी मानव विरोधी नहीं होती, बल्कि मनुष्य जब मानव द्रोही बन जाता है, तब वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शोषण के लिए करता है। प्रौद्योगिकी तो मानवीय सभ्यता के विकास की बात लिखने का जरिया है। जो रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो तकनीक, संचार तकनीक, जैविक तकनीक आदि के जरिए 21वीं सदी के भविष्य की झांकी दिखा रही है। देखिए, झांकी उस नई परिधि को जो दिख रही है, बहुत कुछ थोड़ी सी झांकी उस नई परिधि
की झांकी उस नई परिधि की जो दिख रही बहुत कुछ थोड़ी सी क्षितिजों के पास पड़ी पतली चमचम सोने की डोरी सी क्षितिजों के पास पड़ी पतली चमचम सोने की डोरी सी छिलकते उठते जा रहे नया अंकुर मुख दिखलाने को छिलकते उठते जा रहे नया अंकुर मुख दिखलाने को यह देखिए यह जीर्ण तनोवा देखिए यह जीर्ण तनोवा सिमट रहा आकाश नया आने को देखिए यह जीर्ण तनोवा सिमट रहा आकाश नया आने को है। देखिए यहाँ पर जो कहा है उसको समझिए। भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक की बात यहाँ पर की गई है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सर्वप्रथम नैतिक संकट की बात करो, देश के सामने असमान देखिए देश के सामने तमाम वृद्ध नैतिक चुनौतियाँ व्याप्त है। समाज में विभिन्न स्तर पर विभेदीकरण, छुआछूत, जातिवाद, स्थिति उत्पीड़न, धार्मिक रूढ़िवादिता, नीतिगत निर्णयों में विलम्ब, प्रशासनिक नैतिकता की कमियाँ, पर्यावरण नैतिकता का अभाव, समाज के मूल्यों में ह्रास आदि विभिन्न पहलुओं के आलोक में हम नैतिक संकट को देख सकते हैं। जहाँ एक और देखिए जहाँ एक बाबा साहब किसी समुदाय के विकास का आकलन उस समुदाय की स्थितियों द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिणाम के आधार पर तय करने की बात करते हैं। वहीं स्वामी विवेकानंद वहीं स्वामी विवेकानंद जहाँ महिलाओं की स्थिति में सुधार किए बगैर समाज में के कल्याण को असंभव बताते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट का हाल नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हाल के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 1.7 मिनट में किसी महिला के साथ हिंसा होती है। वहीं प्रत्येक दिन देश में 93 महिला रेप का शिकार होती है। दिल्ली को तो रेप कैपिटल तक का दर्जा दिया जाने लगा है, जहाँ इसकी दर और भयावह है। निर्भया रेप की बर्बरता से कौन नहीं वाकिफ होगा। इसके अलावा कार्यस्थल यौन उत्पन्न, दहेज हत्या, ऑनर किलिंग, स्त्रियों को यौन व्यापार में धकेलने आदि की घटनाएं देखिए आदि की घटनाएं आए दिन सुनने में आती है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट से ब्यूरो 2014 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले में आपको आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश शीर्ष पर। इतना ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि समय पर महिलाओं के पहनावे एवं रहन सहन जीवन शैली के खिलाफ फरमान जारी होते रहते हैं। इसी तरह आपको दायित्वों के संदर्भ में भी हमारी नैतिकता के सामने चुनौतियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। हरियाणा जैसे राज्यों में ये चुनौतियां और गंभीर है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन NACDOR की रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2013 के दौरान दलितों के खिलाफ अत्याचार घटनाओं में 2.5 गुना का इजाफा हुआ। हाल ही में आपको हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पिछले 10 वर्षों में 9वीं दलित छात्र हैदराबाद विश्वविद्यालय के की आत्महत्या थी। बेलची नरसंहार 1977, बथानी टोला हत्याकांड 1996, मिर्चपुर घटना 2010 और आदि उन जघन्यतम अपराधों में से जो भारत के प्रमुख बड़े नैतिक संकट उदाहरण है। धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आदि की बढ़ती प्रवृत्ति ने देश के सामने विशद नैतिक चुनौती खड़ी की है। देखिए बात राजनीति यहाँ पे क्या की बात राजनीति में आपको नैतिकता की करें तो विभिन्न संवेदनशील मुद्दों पर ओछी राजनीति विभिन्न संवेदनशील घटनाओं को वोट बैंक में तब्दील करने की प्रवृत्ति अस्वस्थ राजनीति की परंपरा की ओर इशारा करती है। हाल ही नहीं लोकसभा एवं विभिन्न विधानसभा महिलाओं दायित्व के प्रतिनिधित्व में भारी कमी व्याप्त है। जाति एवं धर्म आज भी भारत राजनीति में निर्णायक देखिए यहाँ पर क्या कि निर्णायक कारक वर्तमान में संसद में मात्र 12% महिला प्रतिनिधि संसद सदस्य है और दलितों का यहाँ देखिए और दलितों का समान सीट से जितना आज भी आश्चर्य का विषय। देखिए प्रशासनिक नैतिकता देखिए प्रशासनिक नैतिकता के सम्मुख भी कई प्रकार के संकट है। प्रशासनिक रुग्णता, प्रशासनिक अधिकारियों में जन उन्मुक्ता के अभाव आदि की वजह से योजनाओं के अंतिम स्तर पर पहुंच के सुनिश्चय में कई सारी बाधाएं सिविल सेवकों में। देखिए सिविल सेवकों में अभिवृत्ति संबंधी ठोस बदलाव की जरूरत है। जनता एवं सरकार के बीच की खाई भरने में इनका अहम योगदान है। पर प्रशासन में नैतिकता के संकट हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। दरअसल योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच नहीं होने से और फाइलों में बड़े आंकड़े की भरमार एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के अमल में अंतर के पीछे भ्रष्टाचार, लाल पिताशाही, बड़े भाई भतीजावाद, क्रोनी कैपिटलिज्म आदि प्रशासनिक नैतिकता के संकट जिम्मेदार हैं। इसी तरह आपको पर्यावरण नैतिकता के संदर्भ में भी भारत के सम्मुख संकट है। एक तरफ बड़े बदलाव महानगर विशाल बांध आदि बनाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विस्थापन, वन उन्मूलन, पशु पक्षियों के हितों की अनदेखी हो रही है। महात्मा गांधी ने पर्यावरणीय नैतिकता के
के संदर्भ में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही थी। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, पूरा करने के लालच को नहीं। देखिए यहाँ पर वास्तव में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, चेन्नई, मुंबई आदि में हम पर्यावरणीय क्षमता के विपरीत पर्यटन आदि लाभों को यदि आदि लाभों को ध्यान में रख अंधाधुंध में निर्माण करते जा रहे हैं, देखिए जिससे विभिन्न पर्यावरणीय आपदाओं को जिससे विभिन्न पर्यावरणीय आपदाओं की गहनता में वृद्धि होती जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए अगर हम भारत के प्रमुख आर्थिक संकटों को बात करें, अगर हम भारत के प्रमुख आर्थिक संकटों की बात करें तो कृषि संबंधी संकट, उद्योग, कृषि संबंधी संकट, उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में संकट, बेरोजगारी, देखिए हम बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन, गरीबी, मूल्य वृद्धि, वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभाव में वृद्धि आदि की समस्याएं बनी हुई है, आदि की समस्या आपको बनी। देखिए मानसून की अनिश्चितता भारतीय कृषि के सामने शुरू से ही संकट खड़ा करती रही है। साथ ही भारतीय किसानों में तकनीक एवं नवोन्मेष के प्रति जागरूकता के अभाव जोतों का लघु आकार, हरित क्रांति का खास क्षेत्र में खास फसल तक सीमित रहने से भारतीय कृषि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। देखिए यहाँ पर जो नगरीय जीवन, यहाँ पर जो कहा गया आपको, देखिए नगरीय जीवन का आकर्षण एवं कृषि क्षेत्र में कृषकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से किसानों का पलायन जारी है। कृषि क्षेत्र से सीधे सेवा क्षेत्र में हमारी छलांग ने एक अलग प्रकार की आर्थिक संकट की संकल्पना खड़ी की है। हमने अपनी विशाल अकुशल श्रम की उपेक्षा कर भी निर्माण क्षेत्र पर ध्यान न देकर सीधे कृषि से सेवा क्षेत्र में छलांग लगा दी। देखिए जिससे बेरोजगारी की भयावहता तो व्याप्त हुई है। वैश्विक निर्यातों में हमारी हिस्सेदारी भी कम रही है। जहाँ 1970-1980 के बीच 1970-1980 के दशक में चीन जैसे देशों ने अपने वृहद मानव संसाधन के आलोक में विनिर्माण और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, वहीं हम इन क्षेत्रों की उपेक्षा करते रहे। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकन शास्त्री देवराज ने इसे द क्लासिकल स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट करार दिया। देखिए इसी तरह भारत ने अपने आर्थिक विकास के क्रम अपनी सांस्कृतिक विरासतों को पर्यटन उद्योग के विकास की संभाव्यता के आलोक में विकसित नहीं किया। यथा पर्यटन क्षेत्र की हमने भारी उपेक्षा की। ई कॉमर्स के क्षेत्र में भारत चीन से बहुत पीछे हैं। इस तरह के कई क्षेत्र हैं जिन्हें हमने अपने आर्थिक विकास के क्रम में उपेक्षित रखा। गरीबी और बेरोजगारी भी भारत के सामने उभरते संकट के रूप में है, जिनके पीछे आपको औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विरासत, जनसंख्या की विशाल आकार, संरचनात्मक समस्याएं आदि जिम्मेदार है। देखिए क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भयावह आर्थिक विषमता ने गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्या में भारी इजाफा किया है। भारी इजाफा क्या है। देखिए शिक्षा उद्यम, देखिए यहाँ पर क्या कि शिक्षा उद्यम अंतर देखिए तकनीकी शिक्षा की अपर्याप्तता, संसाधन विहीनता ने इसे और बढ़ावा दिया है। इसी तरह वैश्वीकरण की स्वाभाविक प्रक्रिया इसी तरह की वैश्वीकरण की स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत वैश्विक आर्थिक मंदी, तेल मूल्यों में वृद्धि आदि से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट का सामना करना पड़ता है। परंतु इन दोनों संकटों के आलोक में सरकार द्वारा इनसे निजात पाने के लिए प्रयास जारी है। आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू की, यथा फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय पर वृद्धि, नकद लाभ हस्तांतरण को मजबूत करना, डिजिटल क्रांति के तहत कृषि क्षेत्र को जोड़ना, किसानों के ऋण माफी के संदर्भ में प्रयास करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, फसल बीमा पोर्टल की शुरुआत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि कृषि के प्रमुख संकटों को दूर करने में सहायक प्रतीत हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए मेक इन इंडिया जैसी पर कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय गठित कर राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता नीति का निर्माण करना, कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया आदि के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रोजगार संवर्धन के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु ई पर्यटक वीजा
ई पर्यटक वीज़ा योजना का विस्तार, हृदय योजना, प्रसाद कार्यक्रम आदि शुरू किए गए हैं। देखिए गरीबी हम बेरोजगारी से लड़ने में उपयुक्त कार्यक्रम तो काम आएंगे ही, साथ ही मनरेगा जैसी योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास आदि भी इस हेतु कारगर सिद्ध हो रहे हैं। तो देखिए बात नैतिक संकट को तो दूर करने की करे तो महिला सशक्तिकरण हेतु ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखिए की जैसी योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना विभिन्न योजनाओं, देखिए विभिन्न योजनाओं में महिला प्रमुखों को वरीयता देना, महिला प्रमुखों को आपको वरीयता देना। देखिए वरीयता देना, स्वयं सहायता समूह एवं लघु वित्त विकास के माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ अधिक आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए कई दंडात्मक प्रावधान किए जा रहे हैं। हाल ही में आपको जुवेनाइल एक्ट में संशोधन कर जघन्यतम अपराध में न्यूनतम 16 वर्ष की उम्र को वयस्क उम्र घोषित करना, पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण आदि ने महिलाओं के सशक्तिकरण को और मजबूत किया, सशक्तिकरण को और मजबूत किया है। पुलिस सुरक्षा बलों, अंतरिक्ष क्षेत्र आदि जो महिलाओं के लिए अब तक अनुकूल क्षेत्र नहीं समझे जाते थे, में महिलाओं की बढ़ती भूमिका स्त्री सशक्तिकरण के सम्मुखीन आए संकटों को दूर करने में सहयोगी साबित हो रही है। देखिए इसी तरह SC ST तथा OBC आरक्षण में SC ST के खिलाफ अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 विभिन्न सरकारी योजनाओं से उपेक्षित तबके को केंद्र में रखना, तबके को केंद्र में रखना। फिर आपको देखिए विभिन्न छात्रवृत्ति संबंधी प्रावधान आदि ने वंचित वर्गों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। प्रशासनिक नैतिकता संबंधी संकट के आलोक में सिविल सेवा के पाठ्यक्रम बदलाव एवं एथिक्स की महत्ता में वृद्धि, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान नैतिकता संबंधी कक्षाओं आदि के साथ ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया तथा अन्य कई माध्यमों से प्रशासन को और जनोन्मुख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पर्यावरणीय नैतिकता को ध्यान में रखकर नवीकरणीय ऊर्जा पर बल देना, 2022 तक 175 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य एवं सौर गठबंधन के साथ साथ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदि के माध्यम से पर्यावरणीय नैतिकता के संकट को दूर किया जा रहा है। अंत में भारत के सम्मुख संकट नैतिक एवं आर्थिक दोनों है। नीतिगत जड़ता भी कई बार आर्थिक जड़ता को बढ़ावा देती है एवं आर्थिक जड़ता भी नैतिक संकट की ओर धकेलती है। विभिन्न सरकारी प्रयासों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम भारत में व्याप्त इन दोनों संकटों को दूर करने का ठोस प्रयास कर रहे हैं। ठोस देखिए यहाँ पर जो कहा गया, वे सपने जो भारत को सोने ना दे। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए वे सपने जो भारत को सोने ना दे। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के समय अपने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि आज रात जब 12 बजे का घंटा बजेगा तब पूरा विश्व तो सो रहा होगा, किंतु भारत जीवन और स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। देखिए हम सभी को इस पुण्य क्षण में भारत और उसकी जनता की सेवा के प्रति समर्पित होने का संकल्प करना चाहिए। आज भारत का दुर्भाग्य काल समाप्त हो गया है और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जिस उपलब्धि की खुशी आज हम मना रहे हैं उसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे ताकि जिन संकल्पों को पूरा करने का वादा हम करते आए हैं उन्हें पूरा किया जा सके। देखिए यहाँ पर जो खास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन संकल्पों को पूरा करने, देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन संकल्पों को पूरा करने की बात कर रहे थे उनसे विकास और गरीबी निवारण तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करना प्रमुख रूप से शामिल थे। किंतु आज हम आज़ादी के 69 वर्षों के पश्चात इन लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन करते हैं तो कोई बेहतर तस्वीर सामने नहीं आ पाती। देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इन संकल्पों की प्राप्ति की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया, किंतु बढ़ती जनसंख्या भ्रष्टाचार के कारण क्रियान्वयन संबंधी खामियों के चलते इन प्रयासों का वास्तविक परिणाम सामने नहीं आ सका है। समय बीतने के साथ न सिर्फ संकल्पों का दायरा विस्तृत हुआ बल्कि नवीन संकल्प भी शामिल किए गए। उदाहरण के तौर पर विकास का दायरा बढ़कर समावेशी विकास का स्वरूप ग्रहण कर चुका है तथा गरीबी एवं बेरोजगारी के दायरे को व्यापक बनाया गया है। इस संकल्पों के साथ भ्रष्टाचार का खात्मा, सहिष्णुता, लैंगिक समानता, आतंक की समस्या का अंत तथा सतत विकास जैसे प्रमुख संकल्पों को जोड़ दिया गया है। उपयुक्त उल्लिखित संकल्प ही सुव्य स्वप्न है जिन्हें पूरा करना प्रत्येक भारतवासी का ही कर्तव्य है।
देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वप्रथम हम बात करते हैं, यहाँ क्या है कि सर्वप्रथम हम बात करते हैं समावेशी विकास की। समावेशी विकास देखिए कि समावेशी विकास का तात्पर्य, देखिए समावेशी विकास का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान विकास से है। देखिए साथ ही समावेशी विकास प्रत्येक नागरिक के समान विकास से भी संबंधित है। देखिए आज एक और जहाँ हमें ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रकाश से रहित एवं गंदगी से भरपूर चरमराती झुग्गी झोंपड़ियाँ। इसी प्रकार एक और जहाँ कुछ लोग तमाम ऐसो आराम से युक्त वातानुकूलित कमरों में जीवन बिता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम जनवरी की ठंड हमें सड़क के किनारे फुटपाथ पर चित्रों में लिपटे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो ठंड से बचने का असफल प्रयास कर रहा होता है। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी समावेशी विकास को अंत्योदय अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति का विकास का नाम देते हैं। समावेशी विकास के संबंध में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कथन बड़ा प्रासंगिक है। हम एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण का प्रयास हम एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई भी बाहर ना छूटे। समावेशी विकास के समान गरीबी निवारण का सोपान भी अहम है। वस्तुतः गरीबी एक ऐसा सामाजिक कलंक है जो लोगों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। गरीबी के कारण व्यक्ति भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों से वंचित रह जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है गरीब व्यक्ति अपने वास्तविक व्यक्तित्व को विकसित कर पाने में अक्षम रहता है, तब प्रगति के रास्ते उसके लिए बंद ही रहते हैं। देखिए गरीबी की समस्या काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार संबंधित, क्योंकि सरकार की ओर से जिन नीतियों का संचालन किया जाता है वे भ्रष्टाचार के चलते अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम रहती है। एक पूर्व प्रधानमंत्री के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए ₹1 में से मात्र 15 पैसे ही नीचे पहुंच पाते हैं, तथा शेष 85% पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। देखिए भ्रष्टाचार के कारण जो धन देश के विकास और गरीबी निवारण में खर्च होना चाहिए था, उससे भ्रष्टाचार ही निकल जाते हैं। भ्रष्टाचार को दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों में अच्छी तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर मकान के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर मकान के लिए, कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। आज भी भारत की तकरीबन 70% आबादी गरीबों में रहती है। देखिए यहाँ पर आज ही भारत की तकरीबन 70% आबादी गाँव में रहती है। देखिए यहाँ पर क्या आज भी भारत की देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि आज भी भारत की तकरीबन 70% आबादी गाँव में रहती है, किंतु विकास का स्तर इन ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी निम्न दशा में है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न है। लोग साक्षर तो है किंतु शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं है। इसका देखिए इसका लाभ भ्रष्टाचारियों के द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा भेजा गया। सिर्फ फाइलों में ही सिर्फ फाइलों में ही हेरफेर जारी रहता है। आदमगोंडवी ग्रामीण क्षेत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार को इन दो पंक्तियों के माध्यम से बखूबी बयां करता है। देखिए आदमगोंडवी ग्रामीण क्षेत्र में फैले इस भ्रष्टाचार को इन दो पंक्तियों के माध्यम से बखूबी बयां करता है। देखिए तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बहुत सी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या कि समावेशी विकास गरीबी तथा भ्रष्टाचार के पश्चात, देखिए समावेशी विकास गरीबी तथा भ्रष्टाचार के पश्चात जिस महत्वपूर्ण संकल्प अथवा स्वप्न को पूरा करना जरूरी है, वह है समाज में सहिष्णुता की स्थापना का स्वप्न। देखिए देश में अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले बुद्धिजीवी की हत्या की जा रही है। निहित स्वार्थ की पूर्ति है तो एक कौम को दूसरे के विरुद्ध लड़ाया जा रहा है। गोविंद पानसे, नरेंद्र दाभोलकर जैसे तथा MS कलबुर्गी जैसे आतंकवादियों की हत्या मात्र इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने परिचित अंधविश्वास विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। धर्म के साथ जब अंधविश्वास एवं राजनीतिक मंतव्य जुड़ जाते हैं तो वह शोषण का कारक बन जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहे तो धर्म को भी विज्ञान की तरह अपने सिद्धांतों की पुष्टि करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। सहिष्णुता का कहानी भारतीय संस्कृति न केवल अपना अस्तित्व बचाने में सफल है, बल्कि स्वयं की जीवंतता को भी बनाए रखा है। सहिष्णुता के चलते ही
सहिष्णुता के चलते गंगा जमुनी जैसी समृद्धि एवं समृद्ध संस्कृति का विकास संभव हुआ, किंतु वर्तमान में कुछ स्वार्थी तत्व अपने राजनीतिक मंतव्यों को साधने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हो या फिर दादरी हत्याकांड सभी इसी सांप्रदायिकता के परिणाम है। विश्व में भारत की पहचान इसकी सहिष्णुता गुण एवं समृद्ध संस्कृति विकास की उर्वर भूमि प्रदान करने वाले देश के रूप में है। इस सभी को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए अमन एवं भाईचारे की भावना को बनाए रखना होगा। देखिए यहाँ पर क्या कि बनाए रखना होगा। अगला महत्वपूर्ण स्वप्न लैंगिक असमानता संबंधित है। महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, किंतु सदियों पूर्व से सदियों पूर्व से थोपी गई रूढ़ियों के चलते महिलाओं को उनके वाजिब अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्हें पुरुषों की अधीनता में रख कर अबला की श्रेणी में शामिल कर दिया, किंतु उन्हें पुरुषों की अधीनता में रख कर अबला की श्रेणी में शामिल कर दिया, किंतु यह बात निश्चित है कि जब तक महिलाओं को उनके वाजिब अधिकार नहीं प्रदान करते तब तक समाज का समुचित विकास असंभव। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में, किसी समुदाय के विकास का आंकड़ा उस समुदाय की स्त्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिणाम से होता है। देखिए, समाज में महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्यों के योग्य ही माना जाता है और अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जबकि यह सोच महिलाओं के प्रति अन्याय का प्रतीक है। जब भी महिलाओं को अवसर प्रदान किए, जब भी महिलाओं को अवसर प्रदान किए, देखिए यहाँ पर क्या, जब भी महिलाओं को अवसर प्रदान किए गए हैं, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में न सिर्फ अपनी उपयोगिता सिद्ध की है, बल्कि बुलंदियों के झंडे भी गाड़े हैं। कल्पना चावला देखिए क्या एक मिनट आपके यहाँ पर, जबकि यह सोच महिलाओं के प्रति अन्याय का प्रतीक है। जब भी महिलाओं को अवसर प्रदान किए गए हैं, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में न सिर्फ अपनी उपयोगिता सिद्ध की है, बल्कि बुलंदियों के झंडे भी गाड़े हैं। कल्पना चावला, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल आदि उन सफल महिलाओं से हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में ऐसा मुकाम हासिल किया जो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मार्गरेट थैचर ने ठीक ही कहा, एक स्त्री जो यह समझती है कि एक बार घर चलाने में क्या समस्याएं हैं, वह यह समझने के बहुत करीब है कि एक देश चलाने में क्या समस्या है। आखिर हमें देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ देखिए क्या कि आखिर में हम जिस स्वप्न का जिक्र करना चाहेंगे वह है पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास के रास्ते को अपनाने का स्वप्न। दरअसल पर्यावरण एक नाजुक संतुलन पर आधारित होता है। यदि किसी एक प्रजाति को नुकसान पहुँचता है तो सारा पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो सकता है और मानव जीवन के अस्तित्व के लिए ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। उच्च खपतवारी भौतिकवादी जीवन शैली के द्वारा जिस तीव्रता से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, उससे पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। देखिए, यदि पृथ्वी के अस्तित्व को बचाना है तो हमें सतत विकास का रास्ता चुनना ही होगा। जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाकर इतना पेड़ पौधे की संख्या बढ़ाकर प्रत्येक व्यक्ति सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में अपना सहयोग दे सकता है। इस संबंध डॉक्टर के ऋषि ने ठीक ही कहा है, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कि वर्तमान इमारतों के निर्माण खनन परियोजना उद्योगों की स्थापना और सड़कों के निर्माण के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। ये वृक्ष न सिर्फ मानव को ऑक्सीजन एवं अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं, बल्कि कार्बन अवशोषक की भूमिका भी निभाते हैं। इस कारण से उनका संरक्षण जरूरी है, अन्यथा पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। जब देखिए यहाँ पर क्या, बॉब ब्राउन ने ठीक ही कहा है, मानव सभ्यता का भविष्य या तो हरा होगा या होगा ही नहीं। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश की गुलामी से स्वतंत्रता के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वप्न व्यक्त किए गए थे वे अभी भी अधूरे हैं। समय बीतने के साथ लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है। अतः यदि ट्विस्ट विद डेस्टिनी में व्यक्त स्वप्न के साथ समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सहिष्णुता एवं लैंगिक समानता की स्थापना तथा सतत विकास के स्वप्न को भी पूरा किया जा सका है तो हर भारतवासी को गर्व के साथ कर उठेगा। देखिए यहाँ पर एक मिनट फिर देखिए, यहाँ देखिए क्या कि अतः यदि ट्विस्ट विद डेस्टिनी तथा डेस्टिनी
में स्वप्न व्यक्त सपनों के साथ समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सहिष्णुता एवं लैंगिक समानता की स्थापना तथा सतत विकास के स्वप्न को भी पूरा किया जा सका तो हर भारतवासी गर्व के साथ कह उठेगा कि शाहजहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हम हैं बुलबुलें इसकी ये गुलिस्तां हमारा। शाहजहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया